जो कल हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, तो कल हमने डिस्कस कर लिया था वर्क। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ in which its gravitational force acts on a body is called gravitational field. जमीन के इर्द गिर्द वो जगह, वो इलाका जिसमें जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो कशिश की कुव्वत होती है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करे, वो जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। एक सिंपल सी बात है, आपके हाथ में कोई चीज है, आप उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वो चीज फौरन दोबारा नीचे की तरफ आती है। तो इट्स मीन जब आपने उस चीज को फेंका तो जमीन के बहर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस चीज के ऊपर असर किया और वो चीज नीचे की तरफ खींची चली आती है। अब इससे रिलेटेड दो तीन बातें आप जहन में रखेंगे, वो ये साइन होता है, साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। पहला केस ये है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क विल बी पॉजिटिव। इफ डिस्प्लेसमेंट is in opposite direction to the gravitational force, then work is negative. If displacement is perpendicular to the direction of gravitational force, then work will be zero. तो ये तीन बातें कल भी आपने डिस्कस की थी कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क नेगेटिव होता है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो वर्क जीरो होता है। तो यहाँ पर भी हम ये तीन चीजें यूज करेंगे। फर्क इतना है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में तय कर रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा तो फिर वर्क नेगेटिव होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो वर्क जीरो होगा। और एक बात इसमें यह जहन में रखना कि ऑलवेज जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इक्वल टू वेट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के वेट के इक्वल होती है। इसलिए आप तारीफ भी करते हैं कि वेट से क्या मुराद होता है? वेट से मुराद वो इक्वल टू दैट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट। यानी जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, उससे मुराद वो फोर्स होती है जिससे जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जिसको हम एफ जी लिखते हैं, जी से मुराद ग्रेविटेशनल है, वो हम इक्वल टू वेट लेंगे, वेट डब्ल्यू, और डब्ल्यू आप जानते हैं एम जी होता है। जी बच्चों, ये हमने आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो इसकी जो मेन चीज है जो मैंने आज आपको समझानी है, वो सारे का सारा जो मसला है वो इसकी डायग्राम में है। इसी से कैलकुलेशन होती है। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आता है कि शो दैट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या आपने प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किया हुआ काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता या सिंपल सा वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखें, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हमने एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी हमने उसको प्लेस किया ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अलोंग डिफरेंट 3 पाथ्स। आपको नजर आ रहे होंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हमने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने पहुंचाया, लेकिन इसमें जो हमारे पास पाथ हैं वो 3 डिफरेंट पाथ हैं। पहला आपको नजर आ रहा है कि पाथ ए से हम उसे डी लेकर गए, फिर डी से हम उसे बी लेकर गए। दूसरा हमारे पास पाथ ये है कि हम उसे ए से सी लेकर जाएं, फिर सी से हम उसे बी पहुंचा दें।
तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उसे ए से बी डायरेक्ट पहुंचा दें। तो ये तीन हमारे पास पॉसिबल डिफरेंट पाथ हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स का वर्क कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क फ्रॉम पाथ नंबर 1 ए टू बी along पाथ ए सी बी। तो अगर आप गौर करें पाथ नंबर 1 में 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, डी और बी। तो जब हम उसे ए से डी लेकर जाएंगे, सबसे पहले देखें पाथ नंबर 1 है हमारे पास, ए से हम डी जाएंगे, फिर डी से हम बी पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी पहुंचने में हमारा जो वर्क है दो पार्ट्स में होगा, ए से डी और फिर डी से बी। तो आप वर्क की इक्वेशन जानते हैं, W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी। तो जब इसको खोलते हैं तो एफ डी कास थीटा बन जाता है। तो सबसे पहले देखें, जब आप ए से डी जाएंगे ये आपका पाथ स्ट्रेट होगा। तो ए से डी जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से डी स्ट्रेट होगा, लेकिन इस पॉइंट पर जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो फिर ए से डी अगर आप गौर करें, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 90 होगा और cos 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क जीरो होगा। तो लिहाजा ए से डी वर्क जीरो होगा। जबकि डी से जब हम बी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो देखें डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हाइट की शक्ल में हो रहा है, लिहाजा डी को हम एच के इक्वल लेंगे। तो इक्वेशन वही बनेगी, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, लेकिन डी की जगह यहाँ एच यूज करेंगे तो ये बनेगा एफ एच कास थीटा। लेकिन यहाँ गौर करो, जब हम डी से बी की तरफ जा रहे होंगे तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, क्योंकि हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं बॉडी को, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी। तो यहाँ एंगल 180 बनेगा और आप जानते हैं जब अपोजिट होगा, अभी मैंने आपको बताया, तो वर्क नेगेटिव होगा। तो आपका जवाब आएगा माइनस एफ एच। और एफ को आप क्या लेंगे, W, और W इज इक्वल टू mg होता है, लिहाजा आपका जवाब आएगा माइनस mgh। तो ये हमारा पाथ नंबर जो 1 होगा ये उसकी कैलकुलेशन होगी। ये यहाँ देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर जो है ना शो करेगी। एफ को W लेना है, W इज इक्वल टू mg होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग पाथ ए डी बी क्या होगा, तो ए से हमने डी किया, फिर डी से बी वर्क किया, तो ए से डी जो हमारा वर्क है वो जीरो आया, जबकि डी से बी हमारा वर्क माइनस mgh आया। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जवाब आएगा माइनस mgh। तो एक जवाब आपके पास आ गया, आपका जवाब आ गया माइनस mgh। अब दोबारा गौर करो, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 में अगर आप देखें तो कोई खातिर खा डिफरेंस नहीं है। फर्क इतना है कि अब पाथ नंबर 2 में आपको पहले ए से सी जाना पड़ेगा, यानी आप हाइट की शक्ल में डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, फिर आप सी से बी जाएंगे, यानी स्ट्रेट जाएंगे। तो जब हम ए से सी वर्क कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसी तरह W इज इक्वल टू एफ डॉट डी लेंगे, एफ डी कास थीटा बनेगा। क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हाइट की शक्ल में कवर हो रहा है तो डी की जगह एच ले लेंगे, लिहाजा वर्क डन अलोंग ए सी जो हमारा होगा वो माइनस mgh आएगा। क्योंकि ए से सी जो हमारा वर्क है वो नेगेटिव होगा, माइनस एफ एच आएगा। एफ को आप W लेंगे, W इज इक्वल टू mg, तो माइनस mgh आएगा। इसी तरह जब हम सी से बी जा रहे होंगे, स्ट्रेट जा रहे होंगे, तो फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट के साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रही होगी, तो एंगल 90 बनेगा और cos 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क जीरो होगा। लिहाजा ए से सी माइनस mgh होगा और सी से बी जीरो होगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाथ नंबर 2 का जो टोटल वर्क होगा, वर्क अलोंग ए सी बी इज इक्वल टू माइनस mgh ही होगा।
तो पाथ नंबर 1 का जवाब भी माइनस एम जी एच आया और पाथ नंबर 2 का जवाब भी माइनस एम जी एच आया। अब हम पाथ नंबर 3 को देखते हैं, ए से बी। जब आप इस पाथ को अपनाएंगे ए से बी, तो आपको पता है कल भी हमने डिस्कस किया था, तो इस केस के अंदर जो फोर्स होगी वो वेरिएबल होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे स्टेप्स बनाएंगे ताकि फोर्स कांस्टेंट हो जाए और फिर हम वर्क कैलकुलेट कर सकें। तो ए से बी जो टोटल पाथ होगा, आप उसको एक एक्स वाई प्लेन के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो दो आपके पास होंगी एक्स और वाई। तो जो टोटल वर्क होगा, सम ऑफ ऑल द वर्क डन अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज डी एंड फोर्स एफ जो होगी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो थीटा इज इक्वल टू 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट लिख देना है कि सम ऑफ ऑल द वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज एम जी इज परपेंडिकुलर टू डी। सो वर्क डन आप मालूम करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, यानी वो तमाम इंटरवल जो अलोंग वाई एक्सिस होंगे। तो वाई एक्सिस से मुराद वर्टिकल है। तो आपने अभी पढ़ा, जब आप वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वर्क कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं, तो इसलिए आपका वर्क नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट जो आपका टुकड़ा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई 1 होगा, हाइट एच होगी, तो आपका जवाब आएगा माइनस एम जी डेल्टा वाई 1, माइनस एम जी डेल्टा वाई 1। इसी तरह सेकंड का आएगा माइनस एम जी डेल्टा वाई 2, सो ऑन एन तक आप लेंगे तो माइनस एम जी डेल्टा वाई एन आएगा। जब इन सब को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस एम जी डेल्टा वाई 1 प्लस माइनस एम जी डेल्टा वाई 2, सो ऑन अप टू माइनस एम जी। एम जी को कॉमन ले लेंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा, अंदर डेल्टा वाई 1 प्लस डेल्टा वाई 2 प्लस सो ऑन डेल्टा वाई एन। तो ये जो डेल्टा वाई 1 से लेकर डेल्टा वाई एन तक है, तो आप गौर करें ये आपका जो है टोटल हाइट होगी एच। तो आप इसको डेल्टा वाई 1 से लेकर डेल्टा वाई एन तक इसको हाइट एच की को ले लेंगे, तो आपका जवाब आएगा माइनस एम जी एच। तो थर्ड पाथ का जवाब भी क्या आएगा, माइनस एम जी एच आएगा। तो यहां से रिजल्ट ये निकलेगा कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये सारी कैलकुलेशन इसी डायग्राम से है। तो स्लाइड आपको मैं दिखाता हूं, देखिए नेक्स्ट, ये सामने आपके स्लाइड आ गई है। ए से डी आपने कैलकुलेट किया तो ये आया एम जी डी cos 90 तो 0 हो गया। फिर डी से भी आपने लिया तो 180 माइनस 1 होता है, माइनस एम जी एच आया, तो टोटल जवाब आया माइनस एम जी एच। नेक्स्ट, इसी तरह आपने सेकंड पाथ को पकड़ा, तो जब आपने वर्क मालूम किया ए से सी तो वो माइनस एम जी एच आया, अपने सी से बी मालूम किया वो 0 आया। जब इनको सम अप किया तो जवाब आया माइनस एम जी एच, यानी पाथ नंबर 1 का जवाब भी माइनस एम जी एच है, पाथ नंबर भी माइनस एम जी एच है जी। नेक्स्ट, फिर आपने पाथ नंबर थर्ड को यूज किया, तो ये कर्व्ड पाथ था, इसलिए हमने वर्क को कैलकुलेट करने के लिए उसके छोटे छोटे स्टेप बना लिए। तो मैंने आपको बताया कि एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल जो स्टेप्स होंगे वहां टोटल वर्क 0 होगा। उसकी रीजन ये है बिकॉज एम जी इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्प्लेसमेंट फॉर हॉरिजॉन्टल स्टेप, सो टोटल वर्क 0 होगा। तो फिर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो उसका मैंने आपको बताया एम जी डेल्टा वाई 1 cos 180 प्लस एम जी डेल्टा वाई 2 cos 180 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो नेक्स्ट, तो फिर इन सब में से हमने क्या करना है, यानी कास जो 180 होता है वो -1 होता है, तो माइनस एम जी कॉमन आ जाएगा और डेल्टा वाई 1 से लेकर डेल्टा वाई एन तक ये इक्वल टू एच होगा। तो जवाब आएगा माइनस एम जी एच। लिहाजा
थर्ड पाथ का जवाब भी क्या आया, -mgh ही आएगा। तो यहां से हमें नेक्स्ट, यहां से हमें ये पता चलता है कि जो वर्क डन है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। आपने पाथ नंबर 1 के लॉन्ग वर्क कैलकुलेट किया, फिर पाथ नंबर 2 के लॉन्ग किया, पाथ नंबर 3 के, तीनों पाथ का जवाब सेम आया, जिससे यह साबित होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किया हुआ काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। यहीं आपको एक और बात बता दें कि वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ उसको कहते हैं कि जहां से आप शुरू हो दोबारा उसी पर आ जाएं। जैसे देखें अभी हमने आपको डायग्राम शो की थी कि ए से आप डी चले जाएं, फिर डी से आप बी पहुंचे थे। अगर आप बी से दोबारा ए पर आ जाएंगे तो ये क्लोज पाथ होगा। तो सिंपल से अगर आप कैलकुलेट करें, अभी हमने कैलकुलेट किया, ए से डी हमारा जवाब 0 आया था, डी से बी हमारा जवाब -mgh आया था, और बी से ए क्या आएगा, +mgh। क्योंकि जब आप बी से ए की तरफ आएंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा 0 बनेगा और cos 0 1 होता है, इसलिए उसका जवाब +mgh आएगा। जब इन सब को आप ऐड करेंगे तो +mgh -mgh कैंसल हो जाएंगे, जवाब 0 आएगा, जिससे ये साबित होगा कि वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0 होता है। जी नेक्स्ट, ये देखें जब इन सब को जमा करेंगे तो जवाब जो है ना, क्योंकि वर्क डन ए से डी अभी हमने सॉल्व किया था वो 0 आया था, थीटा 90 बनता है, डी से बी थीटा 180 बनता था तो -mgh आएगा, डी से बी आपका +mgh आएगा, क्योंकि ए से बी -mgh है तो उलट करेंगे तो वो +mgh आएगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जी नेक्स्ट, जब इन तीनों को हमने ऐड किया तो जवाब 0 आया, जिससे यह साबित होता है कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। तो अब आपने दो चीजें यहां से प्रूफ की, एक ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किया हुआ काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, दूसरी चीज आपने ये फाइंड आउट की कि वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब ये दो चीजें साबित हो जाएं तो हमें एक डेफिनेशन मिलती है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0 हो। तो ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। तो कोई भी आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट के राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ये कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, दूसरी ये है कि अलोंग क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0 होता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड की अगर कोई एग्जांपल पूछे तो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है। अगर वो कहे कि शो दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तब भी आपने यही सवाल लिखना है, दोनों प्रूफ करने हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ भी और अलोंग क्लोज पाथ भी। या वो आपसे सवाल पूछे कि शो दैट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो फिर आपने पहला रिजल्ट लिखना है। तो अगर वो शॉर्ट पूछे कि शो दैट वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, तो कोई एक क्लोज पाथ लेकर आप प्रूफ कर देंगे।